चलिए लास्ट लेक्चर से कंटिन्यू करते हैं। आज हम ऑप्टिक्स पार्ट 2 पढ़ेंगे, बट लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा 2-4 मिनट का एक पोर्शन छूट गया था, उसे अभी हम देख लेते हैं। प्रिज्म का मैंने आप दो को बता दिया था, एक बार और देख लीजिए। यहाँ पे ये प्रिज्म है, यहाँ से रे गई, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। यहाँ से ये रे निकली, इसको बोलते हैं इमरजेंट रे। ठीक है, अब ये रे जो है ना, इसके साथ एंगल बनानी है नॉर्मल के साथ, इस एंगल को बोला मैंने इमरजेंट एंगल। और ये इस एंगल है जो अपने जिस एंगल से रे घुसी है उसको क्या बोला मैंने, इंसिडेंस एंगल। और ये क्या है, ए क्या है, प्रिज्म एंगल। तो हमेशा याद रखिएगा। और ये क्या है कि भाई रे अगर अपनी इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जाती है सीधा सीधा, तो उसके बाद इसमें डेविएशन कितना आया, ये निकली कहाँ से, यहाँ से निकली, क्योंकि प्रिज्म आ गई थी बीच में। तो इतना सारा ये पूरा डेविएशन आया जो डेल्टा है, तो उस डेल्टा की वैल्यू अपनी कितनी आती है, आई प्लस ई माइनस ए। इंसिडेंस एंगल माइनस इमरजेंस एंगल माइनस प्रिज्म एंगल। ठीक है, एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी ही है। ठीक है, उसके बाद मैं एक चीज़ और बताई थी आपको, डिस्पर्जन क्या होता है। ये वाइट लाइट आई, प्रिज्म से अपन वाइट लाइट को पास करेंगे तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, मतलब लाइट बट जाती है एक तरीके से इसके सभी कलर्स में, अपनी अपनी वेवलेंथ के हिसाब से लाइट का इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद में पहला सर याद रखना क्या, डिस्पर्जन। याद, एक डिस्पर्जन का एक वो देखिए, रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू डिस्पर्जन। कभी भी हमारा जो रेनबो बनता है ना, तो रेनबो किसकी वजह से फॉर्म होता है, हमारा डिस्पर्जन के कारण। किसके कारण रेनबो फॉर्म होता है, डिस्पर्जन के कारण। ये जो लाइट की बूंदें हैं, इसमें से ये पानी की जो बूंदें हैं उसमें से लाइट गई और इससे टकरा के वापस लौटेगी, तो इस कारण ये अपनी एक तरीके से प्रिज्म की तरह काम करती है यहाँ पे। तो ये लाइट को स्प्लिट कर देती है अलग अलग कलर्स में। ठीक है, तो इस वजह से दो रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस की वजह से 2-3 बार रिफ्लेक्शन होता है ना इसके अंदर, इसकी वजह से लाइट स्प्लिट हो जाती है, और ये भी डिस्पर्जन। तो कोई पूछे रेनबो किसका एग्जांपल है, तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट का एग्जांपल। ठीक है, उसके बाद में एक टर्म आती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मोलेक्यूल ऑफ अ मीडियम आफ्टर एब्जॉर्बिंग इनकमिंग लाइट रेडिएशंस एमिट इन ऑल डायरेक्शंस। होता क्या है कि जब भी लाइट रे आई, तो उसको जो मोलेक्यूल है ना हमारे जो मीडियम में है, वो क्या करते हैं, लाइट को एमिट कर देते हैं सभी डायरेक्शन में। जैसे बीच में इधर से लाइट रे आई, उसको बहुत सारी डायरेक्शन में से फैला देंगे एक तरीके से। तो ये क्या हो जाता है, एक तरीके से स्कैटरिंग, लाइट रे को मोड़ देता है, बेंड कर देता है। ठीक है, अब इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट कितनी होती है, 1/λ की पावर 4। मतलब जिसकी वेवलेंथ जिसकी ज़्यादा, उसकी स्कैटरिंग क्या होगी, कम होगी। ठीक है, मतलब इट्स इंटेंसिटी, उसकी इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी हमारी कम। ठीक है, अब एक चीज़ आप समझिएगा, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है ऐसे। स्काई लुक्स ब्लू ड्यू टू स्केटरिंग। तो स्केटरिंग के कारण जो आसमान होता है वो हमें नीला दिखता है। एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो सूरज हमें ऑरेंज कलर का दिखता है, वो किसके कारण दिखता है, स्केटरिंग के कारण। ठीक है, याद हमें रखना है। ठीक है, उसके अलावा डेंजर जो सिग्नल बनाए जाते हैं वो किसके कारण बनाया जाता है, रेड कलर के कारण। क्योंकि रेड कलर है, तो रेड कलर की क्या है, वेवलेंथ क्या है, मिनिमम। तो इसकी जो लाइट होगी वो क्या होगी, उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, मैक्सिमम। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, उसके बाद में ये अपना ये वाला चैप्टर का पार्ट। आज हम अब बात करेंगे वेव फ्रंट के बारे में। वेव फ्रंट क्या होता है, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन स्पेस वाइब्रेटिंग विद सेम फेज। कि ऐसे पॉइंट्स का लोकस जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हो। तो जैसे इधर भी एक्स में जाएगा, इधर भी इतना जाएगा, इतना, तो ये पूरा पॉइंट क्या हो गया, ये सारा क्या हो गया, एक तरीके से लोकस। तो ये क्या बन गया, एक तरीके से वेव फ्रंट। ठीक है, अब पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट क्या बनता है अपना, जिससे सारे पॉइंट का वो सेम हो, स्फेरिकल। कोई भी लाइन है, लाइन के लिए एक तरीके से क्या बनता है, सिलेंड्रिकल। ये प्लेट है, इसके लिए ऐसा। ठीक है, ये एक बार देख लीजिएगा, ये पॉइंट सोर्स है, तो इसके लिए ये जो लोकस हो गए, तो ये पॉइंट्स हो गए सारे, तो इनको बोलते हैं प्राइमरी वेव फ्रंट। ठीक है, उसके बाद इसके जो पॉइंट्स हैं इनको बोलेंगे अपन सेकेंडरी वेव फ्रंट, जिसके बारे में हम आगे देख लेंगे। ये मैंने आपको बता ही दिया कि अगर स्फेरिकल है तो स्फेरिकल के लिए वेव फ्रंट पॉइंट सोर्स के लिए क्या होगा, स्फेरिकल। लाइन सोर्स के लिए क्या है, एक तरीके से सिलेंड्रिकल, और प्लेन सोर्स के लिए ऐसा। इसमें इंटेंसिटी डिस्प्रोपोर्शनल टू रेडियस का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका पाई आर स्क्वायर होता है। इसकी इंटेंसिटी डिस्प्रोपोर्शनल टू आर होती है, इसकी इंटेंसिटी डिस्प्रोपोर्शनल टू आर नॉट। एम्पलीट्यूड का छोड़िए ये सब चीज़। उसके बाद में उसके हाइजेनबर्ग ने एक प्रिंसिपल दिया था, उसने क्या कहा था कि कोई भी पॉइंट वेव फ्रंट है ना, उस पर जो कोई भी पॉइंट है वो भी क्या एक तरीके से पॉइंट सोर्स की तरह वर्क करेगा। तो प्रोड्यूसिंग ऑन वेव फ्रंट देयर वेव फ्रंट आर कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेव फ्रंट। जैसे ये पॉइंट है, इसका लोकस, इसका वेव फ्रंट क्या था ये, तो यहाँ पे इसका हर कोई पॉइंट याद रखना
प्राइमरी वेव फ्रंट हो गया ये पूरा। इसका कोई भी पॉइंट होगा तो वो भी एक तरीके से वेव फ्रंट की तरह काम करेगा। वेव फ्रंट अपना होता है क्या, रिपल की तरह, जैसे पानी में एक पत्थर डाल दूं मैं तो उससे ऐसी ऐसी लाइंस बन जाती ना, ये सब क्या है, एक तरीके से वेव फ्रंट। तो ये पॉइंट भी सेकेंडरी वेव फ्रंट की तरह काम करेगा, वाईफाई सिग्नल जैसे सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, ये क्या है, सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो हाइजेनबर्ग का हमारा प्रिंसिपल था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट रे की, तो इंटरफेरेंस के बारे में एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि जब जो दो लाइट रे होती है ना सेम फ्रीक्वेंसी की, तो एक मीडियम में ट्रेवल करती है, तो उसके बाद उनमें सुपरपोजिशन आ जाता है। मतलब जैसे ये दो लाइट रे आई, उसके बाद ये दोनों मिल जाएंगी एक साथ। ठीक है, याद रखनी, ये दोनों मिल जाएंगी, सुपरपोजिशन हो जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं हम, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो उसके बाद इसमें क्या होता है, एक बार पढ़ के देख लीजिए। जब दो वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी की कमिंग फ्रॉम टू करंट सोर्सेस ट्रेवल्स इन ए मीडियम इन द सेम डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, देन ड्यू टू देयर सुपरपोजिशन, तब सुपरपोजिशन के कारण एट सम पॉइंट, किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, वाइल एट सम पॉइंट इंटेंसिटी इज मिनिमम। कुछ पॉइंट पे इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है, कुछ पॉइंट पे मैक्सिमम हो जाती है सुपरपोजिशन के कारण, और इसी फिनोमिना को अपन बोलते हैं इंटरफेरेंस। तो समझ में आया। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो होता है, याद रखना है, जिसमें सेम फेज में होती है वेव्स। वेव्स का फेज क्या होता है, सेम। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कौन सा होता है, जिसमें हमें अपोजिट फेज, तो इसमें फेज कंजर्व नहीं रहता, इसमें फेज कंजर्व रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को जहाँ पे फेज कंजर्व रहता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ में मैक्सिमम लाइट मिलती है, इंटेंसिटी मैक्सिमम, ब्राइट फ्रिंज मिलती है एक तरीके से, ब्राइट। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव में हमेशा मिनिमम लाइट मिलेगी, मतलब डार्क फ्रिंज मिलेगी। ये आपको याद रखना है। अब अपन थे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव पे, तो मैंने क्या बोला था कि जब दो या दो से ज़्यादा लाइट रे वेव्स जो होती है सेम फ्रीक्वेंसी की, हैविंग ए कांस्टेंट फेज, जिनका फेज क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, तो पहली रे क्या है, y1 a1 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, y2 बराबर a2 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अब क्या है, इसको अगर मैं इसको सोल्व करूं इस इंटरफेरेंस को, तो हमेशा इसे हम वेक्टर की तरह सोल्व करेंगे। तो वेक्टर में पहले फेज को लिख दिया के एक्स माइनस ओमेगा टी, दूसरे को लिख दिया के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, तो इनका जो रिजल्टेंट निकलेगा, तो एम्पलीट्यूड इनका क्या आएगा, ए1 और ए2 का अगर अपन वेक्टर एडिशन करके, इसका एम्पलीट्यूड अपन ने ए1 मान लिया, इसका ए2 मान लिया, तो ए1 और ए2 का अगर अपन वो करते थे तो हमारा क्या आता था, एम्पलीट्यूड क्या होगा, अगर वेक्टर की तरह कंसिडर करें तो अंडर ए1 स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाइव। ठीक है, फाइव क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल ए1 है। अगर मैं बात करूं एम्पलीट्यूड, अगर मेरा ये आ जाता है, तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए1 स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाइव, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जानते हैं इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो इंटेंसिटी क्या जाएगी, i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 कोस फाइव, ये हमें याद रखना है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमने एक चीज देखी थी कि भाई इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इंटेंसिटी लाइट की मैक्सिमम होती है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमने पढ़ा था कि इंटेंसिटी लाइट की मिनिमम होती है। अब आप ये बताइए, इंटेंसिटी ये वाली टर्म है, इसको अपन को मैक्सिमम करना है, तो अपन क्या चाहेंगे भाई, कोस फाइव की वैल्यू कितनी हो जाए, 1, और कोस 1 कहाँ होता है, इवन मल्टीपल ऑफ 5 पे, तो कोस 5 की वैल्यू 1 कहाँ होगी, 5 इक्वल्स टू 2 इन पाई हो, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो। सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल यहाँ से। और अगर मैं बात करूँ इंटेंसिटी मिनिमम कहाँ पे होनी चाहिए, जहाँ कोस फाइव की वैल्यू कब होगी, ये आई की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब ये टर्म नेगेटिव हो जाए, मतलब कोस फाइव की वैल्यू हो जाए -1, नेगेटिव में मिनिमम हो जा सकती है ना। ठीक है, तो फाइव की वैल्यू ओड मल्टीपल ऑफ पाई पे हम सबको पता है कितनी होती है, कोस की वैल्यू -1, कोस पाई 3 पाई, ये सब पे वैल्यू कोस की कितनी होती है, -1। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम की अगर मैं वैल्यू निकालूँ, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम i1 प्लस i2 प्लस 2 कोस फाइव बोर्ड 0 डाल दिया तो 1 हो गया, 100 i1 i2, यहाँ से इंटेंसिटी मैक्सिमम कितने निकलती है, 4i0। और इसमें अगर मैं डालूँ इंटेंसिटी मिनिमम की वैल्यू, तो कोस फाइव की वैल्यू -1 डाल दूँ, तो इसको सोल्व करूँ तो इंटेंसिटी मिनिमम कितनी निकलेगी मेरी, 0, i1 और i2 अगर बराबर हुई तो। ठीक है, ऐसे ही एम्पलीट्यूड मैक्सिमम इसमें कितना निकलेगा, a1 प्लस a2, सेम डायरेक्शन में। एम्पलीट्यूड मिनिमम कितना निकलेगा, a1 माइनस a2, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब एक टर्म आपको बहुत अच्छे से हमेशा याद रखनी है, इसको तो बिल्कुल रटना ही है आपको, MTR, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कितना होता है कंस्ट्रक्टिव के लिए, तो कंस्ट्रक्टिव के लिए हमेशा आप देखना फेज डिफरेंस की वैल्यू होती है डेल्टा फाई की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स।
तो यहाँ से डेल्टा फाई। अब फेज डिफरेंस हम लोगों को ये पता है कि फेज डिफरेंस अपना कंस्ट्रक्टिव के लिए आया था 2n पाई, तो 2n पाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ से डेल्टा एक्स को सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है n लेमडा के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूँ 2n प्लस 1 पाई इक्वल टू 2 पाई, ऐसे डेल्टा फाई की वैल्यू अगर मैं ओड मल्टीपल ऑफ पाई रखूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बराबर 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, ओड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। ठीक है, पाथ डिफरेंस रट लेना। पाथ डिफरेंस की वैल्यू कंस्ट्रक्टिव के लिए हम हर फॉर्मूले को फॉर्मुलाइज करने में काम आएगी, और बेबियोटिक्स पूरा फॉर्मूलाज का खेल है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि पाथ डिफरेंस की वैल्यू कंस्ट्रक्टिव के लिए n लेमडा और डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। ठीक है, यहाँ तक हमारा समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। तो ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन क्या होती है, एक्स एन की वैल्यू डेल्टा एक्स इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ठीक है, पोजीशन की फ्रिंज कितनी किसकी, तो पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज कितनी होगी, एक्स एन इक्वल टू, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है कंस्ट्रक्टिव के लिए एन लेमडा रख दो, तो एन लेमडा इंटू कैपिटल डी बाई डी। ठीक है, पोजीशन आ गई। डार्क फ्रिंज के लिए निकालनी है तो डेल्टा एक्स क्या है, ओड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2, तो ओड मल्टीपल 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 लिख दिया इंटू डी बाई डी डेल्टा एक्स। ठीक है, सही बात है, यहाँ से अपना काम आसानी से। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो था अपना, जो मैंने अभी आपको बताई थी ना कि पोजीशन ऑफ ब्राइट और डार्क, वो किसके लिए थी, अपनी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए, जो मैंने आपको वहीं याद करा दी थी एक्चुअली। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या है कि ये स्पेस क्या है, ओपन में मान लीजिए। ठीक है, यहाँ से लाइट रे आई तो ये इन दोनों से गई, तो इसमें और इस वाली लाइट रे में कितना फेज डिफरेंस होगा। एक तरीके से मैं बोलूँ कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या था कि यहाँ पे पॉइंट सोर्स था, यहाँ पे एक स्लिट ली थी और इसमें 2 छेद कर दिए। ठीक है, उसके बाद में इसमें से लाइट रे पास होगी। ठीक है, तो कौन सी लाइट रे लिए यंग्स डबल स्लिट में, मोनोक्रोमेटिक लाइट, याद रखना सिंगल वेवलेंथ की लाइट। ठीक है, S1 और S2 में गिरेगी। ठीक है, कोहेरेंट सोर्स में, उसके बाद में S1 भी ऊपर तक जाएगी, स्क्रीन पे जाएगी, और S2 भी जाएगी। तो इनमें पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस, सारी चीज़ें इसमें कैलकुलेट करी जाएंगी। ठीक है, अब इसमें आपको ये चीज़ें याद रखनी है, क्या, एक ही चीज़ याद रखना कि अब मैंने बताया था पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस की वैल्यू। कंस्ट्रक्टिव के लिए अपनी पार्ट डिफरेंस की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, एन लेमडा, तो डेल्टा की वैल्यू क्या है इसमें, एन लेमडा। और डिस्ट्रक्टिव के लिए मैंने क्या बताई थी, 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2, तो वो ओड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 में कई बार 2n माइनस 1 भी लिख देते हैं, 2n प्लस 1 भी लिख देते हैं, पर याद रखना 2n माइनस 1 इंटू लेमडा बाई 2 रखते हैं तब n की वैल्यू हम 1 से शुरू करते हैं, 2 माइनस 1, ताकि लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2 ऐसे चलती रहे। और अगर मैं 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 रखता हूँ तो मैं n की वैल्यू 0 से शुरू करता हूँ, ताकि शुरू में 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2, तो लेमडा बाई 2 ऐसे चलती रहे। तो वही बात है एक तरीके से 2n माइनस 1 लेमडा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2। तो मैक्सिमा कहाँ मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव जहाँ होगा तो वहाँ एन लेमडा, मिनिमा कहाँ मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव जहाँ होगा तो ये ओड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2। ठीक है, अब एक फॉर्मूला और आपको याद रखना है, ये लेमडा बाई स्मॉल डी बराबर बीटा बाई कैपिटल डी। बीटा क्या है, फ्रिंज विड्थ, कि ये जो फ्रिंज है यहाँ से यहाँ तक इसकी विड्थ कितनी है, बीटा। तो फ्रिंज विड्थ क्या है, बीटा। लेमडा क्या है, वेवलेंथ। स्मॉल डी क्या है, इनके बीच की ये डिस्टेंस। वो कैपिटल डी क्या है, दोनों के बीच की, स्क्रीन और इसके स्लिट के बीच की डिस्टेंस। तो लेमडा बाई स्मॉल डी बराबर बीटा बाई कैपिटल डी। शायद इन दोनों में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ, उसके बाद अपन क्या करते हैं, ये अपन ने देख लिया कि इसमें पार्ट डिफरेंस कितना आएगा, S2p माइनस S1p कितना आएगा अपना, एन लेमडा ब्राइट के लिए। डार्क के लिए और मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 आएगा पार्ट डिफरेंस की वैल्यू। ये हमें हमेशा याद रहेगी, लोकेशन हमें एक फॉर्मूला में याद है, एक्सन की वैल्यू एन लेमडा कैपिटल डी बाई डी होती है। ठीक है, उसके अलावा थीटा लेमडा बाई डी और बीटा बाई डी अपन को याद रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ शिफ्टिंग पैटर्न, शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंज पैटर्न यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अगर मैं एक म्यू को रख दूँ, एक म्यू एक स्लेब पे ये थिन फिल्म है, मैंने ये रख दी ट्रांसपेरेंट है, तो इसकी थिकनेस कितनी है, टी। ठीक है, इसको अगर मैं रख दूँ तो इसकी वजह से एडिशनल पार्ट डिफरेंस मेरा कितना जनरेट होगा इसमें, म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो ये मुझे याद रखना। ठीक है, रट लेना है एकदम कि म्यू माइनस 1 इंटू टी हो जाता है अगर कोई भी बीच में आ जाए तो। ठीक है, उसके बाद अगर मैं थिन फिल्म में इंटरफेरेंस की बात करूं तो इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म में क्या होगा कि कोई भी थिन फिल्म है उसमें लाइट रे आई तो एक तो ऊपर की सरफेस से ट्रांसफर हो जाएगी, और एक थिन फिल्म में एक्चुअली इसलिए आधी तो इसमें से आधी इसमें से ट्रांजिट हो जाएगी। तो
रिफ्रेक्ट हो गई आधी, आधी रिफ्लेक्ट हो गई, तो रिफ्लेक्टेड रे का ये रहा और रिफ्लेक्टेड रे ये, तो ये दूसरी सतह से रिफ्लेक्ट होगी। तो एक तो पहली सतह से रिफ्लेक्ट हो गई और एक दूसरी सतह से रिफ्लेक्ट हो गई। तो इसमें हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो मान लीजिए ए लाइट रे आई, तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट 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 फर्स्ट सरफेस से आधी वही अंदर गई, रिफ्लेक्ट हुई, उसके बाद में उसमें से निकल गई, ट्रांसलेट हो गई। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टेड रेज हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रेज हो गई। ठीक है, अब उसमें इनका इंटरफेरेंस अपन क्या देखेंगे। रिफ्लेक्टेड लाइट की अगर बात करूं तो रिफ्लेक्टेड लाइट में हमें एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जो पार्ट डिफरेंस होता है ना, λ/2 का इसमें एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस आ जाता है रिफ्लेक्टेड लाइट में, हमेशा जब थिन फिल्म का केस हो तो। ठीक है, हमेशा आप एक चीज याद रखनी है, रिफ्लेक्टेड लाइट में हमेशा सरफेस डेंसर मीडियम अगर हो और पाई का फेज डिफरेंस हो तो λ/2 का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, स्टोक्स लॉ है, क्या है, स्टोक्स लॉ का। तो यहाँ से अब अपन बात करें तो इसमें पार्ट डिफरेंस की वैल्यू क्या है इसके लिए, 2 म्यू टी कोसार। अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए क्या हो जाएगी, 2 म्यू टी कोसार माइनस λ/2। ठीक है, ये दोनों चीजें हमें याद रखनी है। किसके लिए है ये, रिफ्लेक्टेड रे, और ये किसके लिए, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे के लिए एक्स्ट्रा λ/2 आ गया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ किसकी, न्यूटन रिंग की, तो न्यूटन रिंग में क्या है, एक न्यूटन रिंग रख दी, ये स्लेब रख दी मैंने ऐसी, तो इस स्लेब से अगर मैं लाइट रे को इंसिडेंट करूंगा ऊपर से तो मुझे ऐसी फ्रिंज बनती दिखाई देगी। इसमें डेल्टा पार्ट डिफरेंस की वैल्यू क्या आती है, 2 म्यू टी। रिफ्लेक्टेड रे के लिए कितनी हो जाती है, 2 म्यू टी माइनस λ/2, क्योंकि λ/2 का एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस हमारा आता है स्टोक्स लॉ के अनुसार। ठीक है, इसके लिए कोई अपन आपसे अगर रेडियस पूछे तो याद रखना इसकी रेडियस होती है n λr। डार्क रिंग के लिए, डार्क रिंग की रेडियस क्या होती है, n λr। ठीक है, n λ इंटू आर। ब्राइट रिंग की कितनी होती है, ओड मल्टीपल ऑफ λ/2 इंटू आर। ठीक है, अब इंटरफेरेंस पूरा रिवाइज कर लीजिए आप, फेरेंस कि मैंने आपको क्या क्या रटने को बोला था। सीधी सी बात है कि पार्ट डिफरेंस की बोली थी मैंने कि जब भी लाइट रे को अपन पास करेंगे, यंग्स डबल स्लिट में हमने ये चीज़ देखी थी, तो पार्ट डिफरेंस की वैल्यू डेल्टा, कंस्ट्रक्टिव के लिए पार्ट डिफरेंस, सॉरी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए देखा था अपने इंटरफेरेंस में, तो पार्ट डिफरेंस की वैल्यू कंस्ट्रक्टिव के लिए, ब्राइट फेज के लिए क्या आती थी, n λ। मैंने बोला मुझे तो रटना है MTR। उसके बाद डिस्ट्रक्टिव के लिए कितनी आती थी, ओड मल्टीपल ऑफ λ/2। उसके बाद फ्रिंज विड्थ की वैल्यू होती थी अपनी जो λ/d और β/D होती थी, जहाँ पे बीटा क्या है, फ्रिंज विड्थ। ठीक है, उसके बाद में क्या थी, अगर मैं बीच में टी विड्थ की फिल्म रख दूं तो एडिशनल डिफरेंस कितना आ जाता है इसमें, μ-1 इंटू टी। पार्ट डिफरेंस एक्स्ट्रा कितना आ जाता है, μ-1 इंटू टी। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, जैसे इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म बात करूँ तो डेल्टा की वैल्यू इसमें क्या बेस शेप पे डिपेंड करती है। एक इंटरफेरेंस इस बेस फिल्म की तरह होती है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसके अंदर पार्ट डिफरेंस की वैल्यू 2 म्यू टी कोसार। अब रिफ्लेक्टेड रे में 2 कंजिक्यूटिव वेव में λ/2 का पार्ट डिफरेंस होता है। कितना डिफरेंस होता है, λ/2 का। तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू, वेवलेंथ की वैल्यू क्या जाएगी, 2 म्यू टी कोसार माइनस λ/2। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे में स्टोक्स लॉ आ गया है, स्टोक्स लॉ की वजह से, तो 2 म्यू टी कोसार माइनस λ। अब अपन ने सीधा सीधा रट रखा है, अब देखिए काम आएगा ये डेल्टा बराबर n λ ब्राइट के लिए और डार्क के लिए, पूरी वेव ऑप्टिक्स आपकी इसी से चलेगी। अगर मैं बात करूं पार्ट डिफरेंस की, तो रिफ्लेक्टेड के लिए पार्ट डिफरेंस क्या था, 2 म्यू टी कोसार। अगर 2 म्यू टी कोसार की वैल्यू ब्राइट फ्रिंज के लिए अगर अपन लिखते तो क्या लिखते हैं, n λ। सही बात है, और डार्क फ्रिंज के लिए क्या लिखते हैं, 2n + 1 λ/2। रिफ्लेक्टेड रे, अब मैं रिफ्लेक्टेड रे पे आता हूँ, तो 2 म्यू टी कोसार तो अपनी इसके लिए थे ही पार्ट डिफरेंस, तो इसकी वैल्यू क्या होगी ब्राइट फ्रिंज के लिए, मैंने बोला था λ/2, इसमें एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस होता है, तो जो भी आएगी उसमें एक्स्ट्रा λ/2 अपन जोड़ेंगे। तो 2 म्यू टी कोसार बराबर क्या हो जाएगा, n λ तो अपनी होती ब्राइट की वजह से इसमें, ठीक है, प्लस λ/2 का एक्स्ट्रा आ गया रिफ्लेक्टेड की वजह से। इसके अलावा ओड मल्टीपल ऑफ λ/2 होती डार्क के लिए, ये ब्राइट के लिए थी, ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क के लिए, तो ओल्ड मल्टीपल λ/2 प्लस λ/2 एक्स्ट्रा आया, तो ये डार्क के लिए। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हम देखना, यहाँ से तो ये n λ वाली टर्म चल रही थी, यहाँ ये क्या हो जाएगा, ओड मल्टीपल ऑफ λ/2, और यहाँ ये क्या हो जाएगा, n λ। याद रखना ये चीज़, ब्राइट के लिए ओड मल्टीपल ऑफ λ/2 अपना, डार्क फ्रिंज के लिए होता था पार्ट डिफरेंस ओड मल्टीपल ऑफ λ/2, लेकिन इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म में कितना हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे के लिए ब्राइट फ्रिंज के लिए उल्टा हो रहा है यहाँ पे देखो, तो कितनी हो जाएगी, 2n + 1 λ/2। वो तो वही रहा है n λ पहले तो, लेकिन उसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो ओड मल्टीपल ऑफ λ/2 हो जाता है, और इसकी बात करूँ तो 2n + 1 λ/2 n λ हो जाता है। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद अगर बात करूँ वही न्यूटन रिंग में भी वही चीज़ चलेगी। न्यूटन रिंग में क्या होता था, ये कैपिटल आर थी, इसकी रेडियस थी स्मॉल आर, ठीक है, डिस्टेंस थी कैपिटल आर, यहाँ से ये अंडर आर स्क्वायर में सर स्क्वायर। पार्ट डिफरेंस वही कैलकुलेट करना। तो रिफ्रेक्टेड रे के लिए इसमें बस याद है ना, ये 2 म्यू टी होता है, उसमें 2 म्यू टी कोसार था, इसमें 2 म्यू टी, ठीक है। अब ब्राइट फ्रिंज के लिए अगर मैं बात करूँ तो ब्राइट फ्रिंज के लिए कितनी होती है इसमें, एन लेमडा कितनी होती है हमें पता है, पार्ट डिफरेंस कितना होता है एन लेमडा, तो इक्वल टू एन लेमडा रख दिया। डार्क फ्रिंज के लिए वही ओड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। रिफ्लेक्टेड रे का केस इसमें ही वही 2 म्यू टी बराबर एन लेमडा प्लस लेमडा बाई 2 एक्स्ट्रा, और डार्क फ्रिंज के लिए 2n + 1 लेमडा बाई 2 प्लस लेमडा बाई 2 एक्स्ट्रा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या जाएगी, ओड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 और एन लेमडा, इसकी वैल्यू हो जाएगी ऐसे कैसे ओड मल्टीपल ऑफ एन लेमडा बाई 2 और एन लेमडा। यहाँ पर ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ये ब्राइट के लिए है, ये डार्क के लिए। एक्चुअली ये पार्ट डिफरेंस किसका निकल का आता था, कैसा निकल के आ रहा है, एक्चुअली जैसे अपना उसमें डार्क में होता था, उसका डार्क इसका ब्राइट बन रहा है न्यूटन रिंग और इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म की वजह से, क्योंकि लेमडा बाई 2 का एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें वेव डिफरेंस, ठीक है। तो ये न्यूटन रिंग भी समझ में आ गई। उसके बाद में अगर मैं फ्रेशनल बाईप्रिज्म की बात करूँ तो फ्रेशनल बाईप्रिज्म में मेरा क्या था कि बीटा की वैल्यू मुझे याद रखनी थी, इसकी वैल्यू क्या होती है लेमडा इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। फ्रेशनल बाईप्रिज्म के अंदर ये बाईप्रिज्म लगा दी मैंने, इसके ये स्क्रीन लगा दी, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं सोर्स से रखूँ, लाइट डालूँ तो म्यू से गुजरेगी, तो ये ए डिस्टेंस है सोर्स का और इसका, और उसके बाद बाई प्रिज्म का और बी का, स्क्रीन का बी डिस्टेंस है। तो कैपिटल डी की वैल्यू ए प्लस बी, और इसकी फ्रिंज विड्थ कितनी है स्मॉल डी। तो फ्रिंज विड्थ क्या आ जाएगी, बीटा की वैल्यू लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी लेमडा इंटू कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी अपॉन 2 टाइम्स। अब स्मॉल डी की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे, ये हमें याद रखनी है 2a म्यू माइनस 1 इंटू एल्फा, तो 2a म्यू माइनस 1 इंटू, ठीक है। अब बात करते हैं अपन पोलराइजेशन पे। पोलराइजेशन में होता क्या है, एक्चुअली लाइट रे होती है ना हमारी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में प्रोपोगेट होती है, हम सभी को पता है। अब इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा होता है, इसलिए अपन एक्चुअली इसके जो ऑसिलेशन होता है ना, लाइट रे जो आती है, उसके ऑसिलेशन को अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन के रूप में ही डिस्क्राइब कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो सभी डायरेक्शन में, जैसे ये ई हर डायरेक्शन में, तो अगर सभी डायरेक्शन में तो ऐसी लाइट होगी अनपोलराइज्ड लाइट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोपेगेशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो ऐसी लाइट क्या पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। लाइट जिस रे में जा रही है, जिस डायरेक्शन में जा रही है, उसके परपेंडिकुलर है, एक ही डायरेक्शन में है, तो उस लाइट को क्या बोलेंगे मैं, पोलराइज्ड लाइट। तो अनपोलराइज्ड लाइट जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सभी डायरेक्शन में जा रहा है, जिसमें एक पर्टिकुलर यूनिडायरेक्शनल है, उसको बोलेंगे पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन, ठीक है। उसके बाद में अनपोलराइज्ड लाइट है, मान ली मैंने एक पोलराइजर से गुजारी, इसमें क्या यही खाली जगह है, यहाँ से बाकी सारी लाइट तो रुक जाएगी और इसमें से निकल पाएगी, तो एकदम सीधी की सीधी लाइट निकल के डिटेक्ट कर ली, तो अनपोलराइज्ड लाइट है। तो पोलराइजर से अपन ने क्या किया, इसको पोलराइज्ड कर दिया, ठीक है, पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर दिया। तो पोलरॉइड्स होते हैं जो अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करते हैं। तो पोलराइजर एक तरीका का क्या है, पोलरॉइड। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ तो एक अनपोलराइज्ड लाइट थी, एक पोलराइजर था, पोलराइजर से लाइट निकली तो पोलराइज्ड लाइट हो गई। उसके बाद ये एनालाइजर से निकली, ठीक है। एनालाइजर क्या है, जिस पर पोलराइज्ड लाइट गिरती है, उसके बाद डिटेक्टर में मेजर कर ली, ठीक है। अब मोल्स लॉ ने क्या बोला था, यदि एनालाइजर पर गिरने वाली इंसिडेंट लाइट आई नोट है तो लाइट रे कितनी वेरी करेगी। अगर एनालाइजर से पास करूंगा, एनालाइजर भी एक तरीके का पोलरॉइड ही है, इससे अगर मैं लाइट रे को पास करूंगा तो उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। अगर इस पर गिरने वाली लाइट रे की इंटेंसिटी आई नोट थी तो मोल्स ने ये लो दिया था, इसलिए इसको मोल्स लॉ बोला जाता है। आई इक्वल टू आई नोट कोस स्क्वायर थीटा, एम्पलीट्यूड सेम ही रहेगा, इंटेंसिटी आई नोट कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगी। अब यहाँ पे इन सब का पोलराइजेशन का पूरा सार बताना चाहूँगा, आप लोगों को इस चीज़ को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ये अनपोलराइज्ड लाइट थी, किससे, पोलराइजर से गुजारी, तो ये पोलराइज्ड लाइट बन गई। तो इसकी इंटेंसिटी यहाँ पे आई नोट, पहले इसकी इंटेंसिटी क्या थी आई, इसकी अब क्या हो गई इंटेंसिटी आई नोट और एम्पलीट्यूड ए नोट, ठीक है। उसके बाद ये एनालाइजर से गुजरी तो एनालाइजर से थीटा पे आई हो, मान लो थीटा से थीटा एंगल पे एनालाइजर, तो इसकी नब इंटेंसिटी क्या हो जाएगी आई और एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा इसका ए, ठीक है। तो इंटेंसिटी आई जो हमारी आई थी, तो आई नोट की वैल्यू क्या आती है, हमेशा याद रखना, इंटेंसिटी जब पोलराइजर से गुजरती है तो आई नोट बाई आई स्मॉल आई बाई 2, इसकी इंसिडेंट रे जो थी उसकी इंटेंसिटी बाई 2। और इसके लिए क्या होती थी आई नोट को स्क्वायर थीटा, तो आई नोट की वैल्यू क्या है आई बाई 2, तो आई बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा। ये आपका पोलराइजेशन
इसमें एक टॉपिक और बचा है इंटरफेरेंस में, माइकलसन मोरले इंटरफेरोमीटर। इसमें क्या होता है कि ये किसके काम आता है, डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ के। तो डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ कितनी होती है, लेमडा की वैल्यू 2x/n। एक्स क्या है, मिरर को कितने डिस्टेंस पे रख रखा है, एन क्या है, नंबर ऑफ फ्रिंज जो इसने फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है, कितना फ्रिंज ने क्लोज किया। डिफ्रेक्शन डिफरेंस वेवलेंथ, दो लाइट रे गुजारी तो उनकी वेवलेंथ का डिफरेंस क्या होगा, λ²/2x, ठीक है। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिरर। डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू, म्यू का डिफ्रेक्शन मैंने बोला था μ-1 इंटू टी बराबर एक्स आता है। अगर बीच में कोई भी चीज़ आ जाए तो एक्स टी की, तो वही μ-1 इंटू टी बराबर एक्स बराबर 2μ-1 तो एल बराबर एन लेमडा के बराबर होती है। अब हम डिफ्रेक्शन को कंटिन्यू करते हैं। डिफ्रेक्शन क्या होता है, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टेकल और अपर्चर ऑफ द साइज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। अगर मैं वेवलेंथ मतलब लाइट की जो वेवलेंथ है उस साइज का कोई भी अपर्चर है, पूरे बीच में, जैसे मैंने ये जगह छोड़ दी स्लिट के बीच में, ठीक है। अब इसमें ये बी है, ठीक है, वेवलेंथ के साइज के लगभग बराबर है, ठीक है, मतलब बी बड़ा है वेवलेंथ से, लेकिन वेवलेंथ के साइज के वो है। अब इसमें क्या है, डिफ्रेक्शन हो जाता है क्या, बेंड हो जाती है लाइट। अगर जैसे यहाँ से लाइट रे आई तो पहले तो ऊपर चली जाएगी और ऐसे कैसे, और एक नीचे चले, मतलब कॉर्नर से जो डिफ्रेक्ट हो गई, मतलब कॉर्नर से एक तरीके से बेंड हो चुकी है, ठीक है। तो इसमें अपन इफेक्ट पड़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ डिफ्रेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो पहला क्या आता है इसमें, फ्रेस्नल डिफ्रेक्शन। कौन सा आता है, फ्रेस्नल डिफ्रेक्शन। फ्रेस्नल डिफ्रेक्शन में हमारे क्या है कि जब कोई सोर्स है और ये स्क्रीन है, ये स्लिट है, ठीक है, सोर्स से अपन ने लाइट रे को पास करा, ठीक है, उसके बाद में वो ऐसे मुड़ जाएगी, बेंट हो जाएगी दोनों कॉर्नर से। तो अब एक चीज़ याद रखनी है, अगर सोर्स स्क्रीन से फाइनाइट डिस्टेंस पे है तो जो डिफ्रेक्शन होता है वो कौन सा था, फ्रेस्नल डिफ्रेक्शन। तो फ्रेस्नल डिफ्रेक्शन में जो सोर्स होता है वो स्क्रीन के जस्ट पास होता है, उसके बाद अगला क्या आता है, फ्रोनहोफर डिफ्रेक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारा एक्चुअली सोर्स होता है, तो सोर्स कितने डिस्टेंस पे होता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे स्क्रीन से। तो स्क्रीन से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर सोर्स, तो कौन सा हो जाएगा, फ्रोनहोफर डिफ्रेक्शन। तो फ्रेस्नल और फ्रोनहोफर डिफ्रेक्शन आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। फ्रोनहोफर डिफ्रेक्शन का एक मैं बता देता हूँ, सिंगल स्लिट का पहले आप ये देख लीजिए। इसमें जैसे लाइट रे आई, अब मुझे पता है ऐसे आती है, इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है, इसलिए ऐसे कैसे आई, एक लेंस रख दिया, यहाँ पे कन्वर्ज हो गई, एक और ये कन्वर्ज। अब मैं इसको आगे बताता हूँ आपको। डिफ्रेक्शन कंटिन्यू करते हैं, सिंगल स्लिट से। तो यहाँ से ये लाइट रे आई, तो ए पॉइंट से गई, ये बी पॉइंट, तो कॉर्नर से ये दोनों क्या, ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट, तो बेंट हो गई कॉर्नर से एक तरीके से, देखो, ठीक है। तो इसमें पार्ट डिफरेंस क्या आया, ए और बी के। अब बी में इतनी ज़्यादा बेंट हुई है क्योंकि यहाँ पे जा रही है ए वाले साइड में, तो बी के, तो बी के की वैल्यू क्या है, अगर ये इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये खाली जो बीच में जगह है स्पेस, इसकी डिस्टेंस है ई विड्थ है, ठीक है। तो बी के की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई साइन थीटा। फेज डिफरेंस क्या होता था, अपन हमेशा से पढ़ते हैं 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, मतलब पार्ट डिफरेंस। 5 मिनट क्या आता है, ई साइन थीटा, 2π/λ इंटू ई साइन थीटा, ये क्या था, फेज डिफरेंस डेल्टा, ठीक है। उसके बाद इंटेंसिटी क्या होती है, एम्पलीट्यूड की स्क्वायर होती है। तो इसमें क्या होती है इंटेंसिटी, इसमें क्या है, A0² साइन अल्फा/अल्फा का होल स्क्वायर। ये आप लोगों को याद रखनी है कि हाँ साइन अल्फा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, I0 साइन अल्फा के प्रोपोर्शनल। कई बार पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन भी। 2 पैरेलल स्लिट की बात करूँ तो 2 स्लिट ले ली, यहाँ पे बीच की डिस्टेंस क्या है इसकी b, इस वाले में मतलब नॉन ट्रांसपेरेंट जो मीडियम है उसकी डिस्टेंस वो कितना बड़ा है, b विड्थ का, और जो ट्रांसपेरेंट जो है जो सरफेस है वो क्या है, ई विड्थ की। तो इसमें पार्ट डिफरेंस टोटल कितना हो जाएगा, 2π/λ इंटू ई प्लस बी साइन थीटा। सही बात है ना। फेज डिफरेंस कितना है, 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, तो फेज डिफरेंस है, तो इसमें टोटल पार्ट डिफरेंस कितना है, 2π/λ इंटू फेज डिफरेंस है 2π/λ इंटू ई प्लस बी साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन बात करें, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या हुई, π/λ ई प्लस बी साइन थीटा, अल्फा की वैल्यू हो जाती है π/λ इंटू ई साइन थीटा। वैसे इतना काम का नहीं है। अब आई की वैल्यू देख ली, इसमें इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी I0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा। तो इसमें कोस स्क्वायर बीटा अलग से आ जाता है, इंटरफेरेंस पैटर्न। ये है डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग, ये इंटरफेरेंस पैटर्न, कोस स्क्वायर बीटा वाला पार्ट। एन पैरेलल स्लिट लगा दो तो वही चीज, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, I0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर साइन एन बीटा अपॉन एन बीटा का होल स्क्वायर, एंड देन ई प्लस बी इज कॉल्ड ग्रेटिंग एलिमेंट। तो इसमें ई प्लस बी क्या हो जाएगा, ग्रेटिंग एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। अब मैं आपको डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग और बता देता हूँ। डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग होता क्या है, दिस डिवाइस कंसिस्ट पैरेलल स्लिट्स में पैरेलल स्लिट होती है। देखो
नॉन रिफ्रैक्टिंग, फिर रिफ्रैक्टिंग जगह, फिर नॉन रिफ्रैक्टिंग जगह, फिर रिफ्रैक्टिंग जगह, फिर नॉन रिफ्रैक्टिंग जगह। तो रिफ्रैक्टिंग जगह की डिस्टेंस कितनी मान रखी है इसने, ए, ठीक है। इसने नॉन रिफ्रैक्टिंग की कितनी मान रखी है, ई, याद रखनी है, ई ए, ठीक है। तो टोटल स्मॉल डी की वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की वैल्यू, ग्रेटिंग एलिमेंट बोलते हैं डी को, एक नॉन रिफ्रैक्टिंग और एक रिफ्रैक्टिंग दोनों का सम, ठीक है, सरफेस का। तो ये क्या हो जाएगी, डी की विड्थ ई, ए प्लस ई, ई क्या है, विड्थ ऑफ स्लिट, स्लिट है ये खाली खाली जगह जो स्लिट बोली जाती है, तो डी बराबर ए प्लस ए क्या है, ओपेक पार्ट, ठीक है, ये आपको याद रखना। अब एक होता है फ्रेशनल्स हाफ पीरियड जोन। हाफ पीरियड जोन क्या होता है, फ्रेशनल के अनुसार जो लाइट वे रे रहती है ना, वो किसमें बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाती है, विच आर नोन एज फ्रेशनल्स हाफ पीरियड जोन। एक तरीके से क्या कि लाइटर जैसे ही गुजरी तो वो क्या हो जाएगी, जैसे काला, फिर उसके बाद में मतलब डार्क ब्राइट ऐसे अलग अलग पार्ट इसमें टूट जाती है, ठीक है, स्प्लिट हो जाती है, तो उसको इसने बोला था पीरियड जोन। अब इस हाफ पीरियड जोन की जो रेडियस थी, वो रेडियस का फॉर्मूला याद रखना है आप सब लोगों को। रेडियस का फॉर्मूला आता है अंडर रूट एन बी लेमडा। एरिया, इसका जो एरिया है इस क्या बोलते हैं हाफ पीरियड जोन का होता है पाई बी लेमडा। अगर हम लोग डिफ्रेक्शन ड्यू टू सर्कुलर स्लिट की बात, डिस्क की बात करूँ, तो ये सोर्स है, एक बीच में इसके पाथ में मैंने डिस्क लगा दी, तो जो फ्रिंज बनेगी ना स्क्रीन पे, ऐसा पैटर्न अपन को प्राप्त होगा डिस्क से। याद रखना बीच में कौन सा, शुरू में ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, डार्क, ठीक है। तो इसमें रेडियस क्या होती है, इसकी रेडियस वो होती है एन लेमडा डी अंडर रूट, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सर्कुलर अपर्चर की, अगर इसके बीच में सर्कुलर अपर्चर रख दूँ, मतलब बीच में खाली रख दूँ एक स्लेब लेके, बीच में खाली, तो कैसे बनेगा पैटर्न अपना, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, और इसको बोलते हैं एरीज डिस्क। इसके अंदर जो पैटर्न होता है उसको बोलते हैं एरीज डिस्क। ये रिंग्स जो बनती है पैटर्न में उसको बोलते हैं एरीज रिंग, ठीक है। सेंट्रल में क्या है, ब्राइट और डार्क, सेंट्रल ब्राइट और डार्क उसका। अगर बात करूँ n1 से लेके चले तो r की वैल्यू वही अंडर रूट एन बी लेमडा होती है, इसमें भी वही चीज़ है, सेम टू सेम है, उसी के बारे में चल रहा है ये सभी, मान लीजिए। तो n की वैल्यू 1 तो r स्क्वायर बराबर बी लेमडा, n की वैल्यू 2 तो r स्क्वायर बराबर 2 बी लेमडा, n की वैल्यू 3 तो r स्क्वायर बराबर 3 बी लेमडा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। एक जोन प्लेट होती है, अपनी जोन प्लेट में एक चीज़ याद रखना बस, पॉजिटिव जोन प्लेट होती है, एक होती है नेगेटिव जोन प्लेट। तो पॉजिटिव जोन प्लेट हमारी कौन सी जोन प्लेट होती है, जिसमें शुरुआत हमारी उजाले से हो, मतलब पॉजिटिविटी से। तो पहले ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क, फिर ब्राइट डार्क, फिर ब्राइट डार्क, ठीक है। नेगेटिव जोन प्लेट कहाँ से हो, जिसमें शुरुआत अंधेरे से हो, तो पहले डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, तो जिसमें पहले वो आए, ठीक है। ये भी अपन समझना। तो ये सारा अपना एक्चुअली सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। पोलराइजेशन और डिफ्रेक्शन में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। एक चीज़ और याद रखनी है हमें थोड़ी सी इसमें, क्या कि मैक्सवेल की चारों इक्वेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, इसके बारे में एक चीज़ बता दूं। जैसे अगर एक पार्ट इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, दूसरा पार्ट हो गया मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे ये EM वेव की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू, ऐसे मैं बात करूँ तो यूँ अगर ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है तो वेव यूँ जाएगी, ठीक है। जो भी तो मैक्सवेल की चारों इक्वेशन याद रखनी है अपन को, इसके अंदर एग्जाम से पूछ ली जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रल ई डॉट डी एस बराबर क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रल बी डॉट डी एस बराबर 0, इंटीग्रल ई डॉट डी एल बराबर डी फाई बाई डी टी, और बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई सी ई नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, ठीक है। उसके अलावा आपसे कोई भी चीज़ नहीं पूछी जाएगी ऐसे, ठीक है। एक चीज़ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले ये जो अपनी आइज़ होती है वो कैसे चीज़ों को याद रखती है, ध्यान रखिएगा। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम, द होल ऑर्डर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछ लिया जाता है। सबसे पहली वेव है रेडियो एक्टिव वेव, रेडियो को बाद में है माइक्रोवेव, उसके बाद में इंफ्रारेड वेव, उसके बाद में विजिबल लाइट, उसके बाद में अल्ट्रावायलेट रे, एक्सरे और गामा रे, ठीक है। अब इनको कैसे याद रखना है, रेडियो को डाला माइक्रो में, वो लाल हो गए, तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड वेव, ठीक है। उसके बाद वो हमें दिखाई देने लगा तो विजिबल लाइट, किसने देखा, यूवी, तो अल्ट्रावायलेट रे, यूवी और XY ने देखा तो एक्सरे और गामा रे, ठीक है। तो ये ऐसे याद हमें रखना है, ठीक है। उसके बाद अपन देखें ठीक है।